नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम जानेंगे श्रवण जी की राय और उनकी टिप्पणी। महत्वपूर्ण विषय, आज की तारीख में इससे बड़ा और कोई नहीं है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जंग की शुरुआत हुई है, जी हां, जंग की शुरुआत हुई है क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और उसके बाद इजराइल ने ईरान को गहरी धमकी दी है और यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, न केवल बदला लिया जाएगा बल्कि इसकी कीमत भी चुकाई जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्तली ने यहां तक कह दिया है कि इतिहास ऐसे मौके बहुत कम देता है और यह वक्त है जब पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को नए सिरे से उसको बनाया जाए, यानी पूरा जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व एशिया है, उसका नक्शा ही बदल दिया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है होगी अगर ऐसा कुछ होने की आशंका या संभावना आने वाले दिनों में बनती है तो। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर इजराइल वाकई में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला बोल देता है, वैसी स्थिति में दुनिया के बाकी के देश क्या करेंगे? दूसरा सवाल, अमेरिका जो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसकी भूमिका क्या होगी? तीसरा, जो तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं जो अभी तक शांत बैठे हुए हैं, वो क्या चुप रहेंगे अगर ईरान में और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कत्लेआम होता है? चौथा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? पांचवा, भारत की भूमिका इसमें क्या हो सकती है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच के रिश्ते सिर्फ दशकों नहीं, सदियों नहीं, शताब्दियों पुराने हैं। इतिहास में ईरान और भारत के बीच का रिश्ता बहुत बहुत पुराना है, लेकिन पिछले दिनों भारत ने इजराइल के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है और भारत का जो दक्षिणपंथी तबका है वो तो आज पूरी तरीके से इजराइल के साथ और उनकी कारगुजारियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या वाकई में कुछ हलकों में यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध आंखों के सामने खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है? इन सब चीजों पर क्या है श्रवण जी की राय और उनकी दार्शनिक टिप्पणी? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक ऐसा विषय जिस पर हमारे दर्शकों ने शायद आपको लंबे समय से नहीं सुना होगा, विदेश नीति का सवाल है, लेकिन आप बहुत गहरी नजर रखते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। देखिए, आपके साथ बातचीत करने में कुछ 17-18 मिनट लगते हैं और जो देते हैं आप हमको, और ये जो टॉपिक है वो घंटे भर का टॉपिक है। सर, आज आप जितना वक्त चाहे उतना ले लें। और दूसरा ये कि कल मैं आपकी बातचीत सुन रहा था रात को, जो आपकी कमर आगा साहब और अतुल तनेजा साहब और संजय कुमार के साथ हुई। अब इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ इतनी जबरदस्त बातचीत सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा है, कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं क्या बोलूंगा। देखिए सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आपकी जो दृष्टि है वो मैं जानता हूं, आप बहुत बहुत पैनी नजर रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे। मैं एक जो पिक्चर आपको खड़ा कर रहा हूं वो आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं उनके लिए है। जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, वो जो अनेजा साहब बता रहे थे या कमर आगा साहब जो बता रहे थे, वो एक अलग नजरिया था। वो पूरा का पूरा एक, मैं इसको पूरे को एक अलग पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं और इसमें मैं भारत को ढूंढ रहा हूं कि भारत कहां खड़ा होगा। तो भारत, अमेरिका और इजराइल, ये तीन इसमें जो बड़े फैक्टर्स हैं। हमारा इंटरेस्ट, हमारे लोगों का इंटरेस्ट, वो निश्चित रूप से इस कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ खड़ा है और उस पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि जो लग रहा है वो एक ऑल आउट वॉर की स्थिति बन रही है, जैसा बाइडेन ने कहा है। जो आज की खबर है कि बाइडेन ने कहा है ये ऑल आउट वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो। और उसके बीच में एक खबर ये भी आई है कि
जो इजरायली हैं वो रिटेलिएशन में कोई बड़ा हमला ईरान पर अभी नहीं करेंगे। तो ये एक आज की खबर जो है, मैंने जैसे कहा आपको कि मैं इसका एक जो पर्सपेक्टिव है वो भारत और अमेरिका और इजराइल के तरीके से लेना चाहता हूं, क्योंकि ये कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर बढ़ गया तो इसको क्या होगा, और नहीं बढ़ा तो भी क्या होगा। देखिए, आपने कहा अपनी भूमिका में कि जो रिश्ते हैं ईरान के भारत के साथ, वो आपने कहा कि बहुत सदियों पुराने हैं या बहुत मतलब सभ्यताओं के हैं, कि ईरान से जो लोग आए थे या आर्य लोग आए थे, आर्यंस जो आए थे, या और तमाम चीजें हैं वो हैं। पर एक हकीकत ये है कि ईरान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं इस समय बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये हकीकत है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ईरान जी। के सुप्रीम लीडर सईद अली खोमेनी ने अभी पिछले दिनों कहा था कि भारत में मुसलमानों की तुलना उन्होंने गाजा और म्यांमार के लोगों के साथ की थी, मुसलमानों के साथ की थी। ये अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पुरानी बात है, जिस पर हमने एक डिबेट भी की थी कि मुसलमानों की स्थिति पर। दूसरा ये इसमें एंगल है कि इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि मोदी जी के दुनिया में सबसे अच्छे संबंध जिन दो लोगों में हैं, उनमें एक नेतन्याहू हैं और दूसरे पुतिन हैं। पर नेतन्याहू के साथ उनके बहुत ही इनफॉर्मल संबंध है, कि वो उनके फोटो आपने देखे होंगे कि जब वो इजराइल जाते हैं तो समुद्र तट पर बिना पैरों में जूती चप्पलों के वो पानी की लहरों के बीच में कैसे दोनों नेता चल रहे हैं। पर ये दृश्य आपने पुतिन के साथ मोदी जी का नहीं देखा होगा। दूसरा ये आपने देखा होगा कि जो पेगासस का जो हमने पेगासस कंपनी से जो निर्यात किए जिस तरह के इक्विपमेंट भारत के नागरिकों की जासूसी के लिए किए, या जिस तरह के हथियार हम वहां से ले रहे हैं, इजराइल से जिस तरह की टेक्नोलॉजी और हथियार ले रहे हैं, सबसे बड़ी चीज जो है आशुतोष जी, जो जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, कि सितंबर महीने की खबर है कि इजराइल ने भारत से 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और 5,000 केयर गिवर्स मतलब हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, इन लोगों को रिक्रूट करने की मांग की है। मतलब कहा है कि इनको हमको दे दीजिए आप। हमको अभी ये पता नहीं है ऑलरेडी कितने लोग पहुंच चुके हैं वहां। मतलब भारत सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं है कि भारत के कितने मजदूर या कितने वर्कर्स ऑलरेडी इजराइल में इजरायली ऑफर के बाद, खुले वीजा ऑफर के बाद पहुंच गए हैं। और जो पहुंच गए हैं वो इस समय कहाँ हैं, मतलब वो तेल अवीव में है कि गाजा में है, क्योंकि हमने कुछ इस तरह की खबरें भी उड़ती उड़ती सुनी है कि कुछ लोगों ने जो खबरें भेजी है वो गाजा से भी भेजी है। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमने देखा है कि रूस में जो रोजगार के लिए गए लोग, वो कैसे यूक्रेन में युद्ध में झोंक दिए गए थे। तो मैं इसमें अंडरलाइन ये कर रहा हूं कि हमारे जो इजराइल के साथ संबंध हैं वो बहुत ही अलग किस्म के हैं, और वो ईरान के साथ हमको कभी खड़ा नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में, या मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के किसी भी हुकूमत के साथ हमको बैठने नहीं देंगे। एक जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो संबंध हैं वो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत के साथ भी बहुत ही फॉर्मल है। आप इसको कई चीजों से इस पूरे के पूरे ईरान के और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि ये हमारे जो जिस तरह के संबंध ट्रंप के साथ रहे या रिपब्लिकन्स के साथ रहे, या जिस आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं, ट्रंप की भारत में भी सपोर्ट करते हैं, तो ये जो हम देख रहे हैं, मतलब जैसे ट्रंप की और हैरिस की जो डिबेट हुई थी, अगर आपने उसको देखा हो, तो उसमें ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आते से जो
ईरान और इजराइल का पूरा मामला है उसको हल कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यूक्रेन का भी हल कर देंगे। इसका मतलब ये है, मतलब नहीं है, ये ओपन है कि जो नेतन्याहू हैं वो और ट्रंप सबसे ज्यादा नजदीक हैं। मतलब वो नेतन्याहू बाइडेन के नजदीक नहीं है, वो ट्रंप के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब ये कि जो जेविश कम्युनिटी है अमेरिका की, जो इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है, वो वो उसको बाइडेन और कमला हैरिस के लिए जरूरी है कि वो उनको खुश रखे। और इसीलिए आप पा रहे हैं कि ये जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया इन्होंने ईरान ने इजराइल के खिलाफ, वैसे ही बाइडेन ने घोषणा की कि एक बढ़ी हुई फंडिंग वो इजराइल को दे रहे हैं, नए हथियार दे रहे हैं, तमाम चीजें वो दे रहे हैं। जो खतरा है, जो अमेरिका के सामने जो बड़ा खतरा है, जी वो ये है कि ये अगर एस्केलेट हो गया किसी वॉर में, तो फिर जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी दुनिया में, वो पूरे के पूरे अमेरिकी इकोनॉमी को और यूरोपियन इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर देगी। और इलेक्शन के एक महीने पहले अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो अमेरिकी चुनाव है ये उलट जाएगा। तो इस समय अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो इजराइल को रोके, कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो आपकी बातचीत में भी कल में एक पॉइंट आया था कि जो मिसाइल्स जो इन्होंने छोड़ी ईरान ने, वो उसने कोई जनहानि नहीं की। उसने जो जिन ठिकानों पर हमले किए वो उनके बेसेस थे, एयर बेसेस थे इजराइल के, उन पर हमले किए गए। मैं जिस पॉइंट पर अपने थोड़े दर्शकों को लाना चाहता हूं, जिनका इंटरेस्ट इस चर्चा में हो सकता है, और जो जैसा मैंने कहा कि जो इस तरह की चीज़ों में बच्चे रुचि रखते हैं कि इसका जो लड़ाई का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो सकता है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई का सबसे बड़ा असर भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से पड़ेगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करेगा। इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो रेड सी है, जिसको हिंदी में लाल सागर कहते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा व्यापार है, ये दुनिया का ग्लोबल जो जो ट्रेड है वो सुएज कनाल के थ्रू होकर होता है, सुएज कनाल के जरिए होता है। अब अगर इस लड़ाई के चलते सुएज कनाल ठप पड़ जाती है या उसमें उसमें शिपिंग लाइंस अगर बंद कर देती हैं अपने मूवमेंट्स को, तो ये जो पूरा का पूरा भारत का जो सुएज कैनाल के जरिए यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के साथ जो पूरा का पूरा ट्रेड होता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि इन देशों को पहुंचने के लिए या उन देशों का माल हमारे यहाँ आने के लिए एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। और उस लंबे रास्ते का मतलब है कि ज्यादा माल भाड़ा और ज्यादा समय। तो ये हम लोगों की जो बर्दाश्त के बाहर हो सकता है कि हम जो देश एक तीसरी बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है दुनिया की, जी उसके लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने लिए स्थान। इसीलिए अगर आप पाएं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिकी अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि जयशंकर इस समय जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं या अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी जो है, उनके साथ और तमाम लोगों के साथ, पेंटागन के साथ और तमाम लोगों के साथ चर्चा में इसलिए लगे हुए हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने से बचाया जाना चाहिए। ये जो सुएज कनाल का पूरा इलाका है, इससे जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन ट्रेड हुआ था, वो पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो 400 अरब डॉलर का हुआ था, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 400 अरब डॉलर मतलब 2023 का जो आंकड़ा है।
जो क्रिसिल का आंकड़ा है। तो जो मुद्दा है, अगर आप देखें कि तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए, अभी जो कल की खबर है वो 5% बढ़ चुके हैं। जो मतलब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो 75 डॉलर पर बैरल का दाम हो गया है। तो ये जो अगर पूरी की पूरी क्राइसिस से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को डिसरप्शन होता है और ये अगर ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझिए कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो किस तरह से बदल जाएगी एक नए संकट में दुनिया के लिए। एक जो चीज है जो कल आपकी डिबेट में साइलेंटली आई, मोटे तौर पर नहीं आई, उसमें एक पक्ष आया जो आपने भी अभी जिक्र किया कि नेतन्याहू ने क्या कहा है। आपने ये कहा है और कल की डिबेट में भी ये आया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हमारे यहाँ दागी है उसका हम बदला लेंगे और उसके लिए ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो, तो मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा था वो ये है कि इसको लेकर दो तरह के एनालिसिस हैं। ये पूरी की पूरी लड़ाई को लेकर जो ईरान के और इजराइल को लेकर है, उसमें एक जो एनालिसिस है वो तो जो आपने भी कहा और कल की डिबेट में भी आपने उठाया था कि जो नेतन्याहू ने धमकी दी है, और वो मुझे नहीं लगता कि उस धमकी को वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये एक अलग मुद्दा है, उस पर बाद में बहस की जा सकती है। जो पहला मुद्दा है वो ये कहता है कि इजराइल ने, ईरान ने जो झगड़ा मोल लिया है इजराइल के साथ वो काफी सोच समझकर मोल लिया। एक मुद्दा तो यह है कि वो वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर बनने की जो उसकी एम्बिशन है, जो आपकी डिबेट में भी एक पॉइंट कल ये उन्होंने शायद कमर साहब ने कहा था, किसी ने कहा था। जो इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप गौर करें तो इजराइल का पूरा एजेंडा ईरान ने बदल दिया है। आप सोचिए कि ईरान को कहां कहां एंगेज कर दिया, इजराइल को कहां कहां एंगेज कर दिया। अभी तक इजराइल केवल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ एंगेज था और वहां गाजा पट्टी में या लोगों को वहां खाली करवा रहा था, एक इलाके से नॉर्थ से साउथ में भिजवा रहा था या साउथ से नॉर्थ में भिजवा रहा था, खाली करवा लिया उसने जो अपने नजदीक का इलाका था। अब ये जो नया मोर्चा खुल गया है, लेबनान वाला भी खुल गया। लेबनान वाला मोर्चा नया इसलिए नहीं है कि मुझे याद है 1982 में जब मैं इंग्लैंड में था और मेरे साथ एक लेबनानी जर्नलिस्ट उस समय कोर्स में था वहां, उस समय वो कह रहा था कि यार हमारे यहाँ लेबनान पर हमले हो रहे हैं। अब वो जो पूरा इलाका है जॉर्डन का, सीरिया का, लेबनान का, इजराइल का, ये हमेशा से पूरा का पूरा वॉर पॉइंट रहा है या लड़ाइयों में ग्रस्त रहा। इसलिए लेबनान में अगर इन्होंने घुसकर हमला किया इजराइल ने, और उसके भी सैनिक मारे गए, 8 सैनिकों के मरने की तो ऑफिशियल खबर है, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं जी। लेबनान का इशू नहीं है यहाँ। जो मैं पॉइंट कर रहा हूं कि ईरान ने क्या किया है कि इजराइल को गाजा पट्टी के अलावा भी चारों तरफ से घेर लिया है और इजराइल का एंगेजमेंट ही पूरा चेंज कर दिया। मतलब इजराइल को घेरने में, मतलब जैसे लेबनान की तरफ से घेर लिया, फिलिस्तीन की तरफ से घेर लिया, सीरिया की तरफ से घेर लिया, यमन की तरफ से घेर लिया। मतलब यमनी भी हमला कर रहे हैं, सीरियाई भी हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनी भी कर रहे हैं और लेबनानी भी कर रहे हैं। मतलब इजराइल लेबनानियों को भी खत्म कर रहा है, फिलिस्तीनियों को भी कर रहा है, सीरियाई मिलिटेंट्स को भी कर रहा है और यमनियों को भी कर रहा है। इसका मतलब ये कि ईरान ने क्या किया है। आपने कभी ये सुना हो कि ईरान के इतने लोग मारे गए? आपने नहीं सुना होगा कि ईरान का एक भी आदमी मारा गया। ईरान जो कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है। वो ये कर रहा है कि लेबनानी अगर मर रहे हैं तो मरने दो, फिलिस्तीनी अगर मर रहे हैं तो मरने दो,
सीरियाई अगर मर रहे हैं तो मरने दो, यमनी अगर मर रहे हैं तो मरने दो। ईरान में कुछ नहीं हो रहा। ईरान में कब होगा? जब इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा, और वो बड़ा हमला दो चीजों पे कर सकता है। एक तो उसके जो ऑयल के टर्मिनल्स या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर कर सकता है, और एक उसके न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पावर संयंत्र जिसको कहते हैं, उस पर कर सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं पूरे के पूरे इस ईरान के और ईरान पर सैंक्शंस के वेस्ट एशिया पर जो जानते हैं, उनको पता है कि ईरान के साथ जो पश्चिमी यूरोप का जो झगड़ा है मूलतः यही है कि ईरान ने अपने जो परमाणु स्टेब्लिशमेंट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट्स, उनके इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं दी कभी भी, और इसके कारण उसके खिलाफ सैंक्शंस भी लगे और तमाम चीजें हुई, और उसको उसकी कीमत चुकानी भी पड़ रही है। जो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगे हुए हैं, इंटरनेशनल प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक जो मूल मुद्दा जिस पर काफी चीजें, काफी डिबेट भी हो रही है, जो जैसा मैंने कहा कि लेबनान पर इजराइल हमले से हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है, ईरान को कोई हमला फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी डिबेट में भी आया था और आमतौर पर भी डिबेट में है कि नेतन्याहू का इजराइल में अदरवाइज खूब विरोध है, जबरदस्त, जनता के लेवल पर है, जुडिशरी के लेवल पर है। नेतन्याहू भी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, जुडिशरी को खत्म करना चाहते हैं, वो हालांकि कर चुके हैं काफी वहां इजराइल में। तो अगर ये नेतन्याहू इसमें एक ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं लें, जैसा कि आपने कहा कि वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का जिक्र आपने किया कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मिडिल ईस्ट को क्लीन करने की, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट को क्लीन तो कर देंगे, पर उसमें इजराइल को पूरी तरह बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो इजराइल उस कीमत को चुकाने के लिए कितना तैयार होगा, मैं उसको थोड़ा सा एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस मानता हूं। हो सकता है मतलब ये हकीकत भी हो इजराइल और जो ईरान की। तो मैं ये पॉइंट ला रहा था कि ईरान के यहाँ भी आंतरिक खूब विरोध हो रहा है, जिस तरह से वो महिलाओं पर रिप्रेशन चल रहा है वहाँ, जो सुधारों के खिलाफ वहाँ की जो कट्टरपंथी हुकूमत लोगों को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, और जो आंतरिक वहाँ नागरिकों का विद्रोह चल रहा है। तो अगर आप देखें कि ईरान में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कि वहाँ के नागरिक भी ईरान में परेशान हैं, और इजराइल के नागरिक भी नेतन्याहू से परेशान हैं। इन दोनों मुल्कों की जो हुकूमत है वो इस समय इस चीज का इस्तेमाल कर रही है कि कैसे अपने इंटरनल जो क्राइसिस हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो असंतोष है आंतरिक, उसको कैसे वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हुकूमतों का होता ही है। हमारे यहाँ आपने देखा कि जब कभी मोदी जी दिक्कत में होते हैं तो वो तुरंत आतंकवाद और जी। पाकिस्तान और ये तमाम चीजें कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो हमारे लिए कोई ये नई चीज नहीं। अगर परमाणु संयंत्र पर हमला करेगा कि नहीं, अगर करता है तो उससे ईरान इतना बड़ा रिटेलिएट करेगा इस तरह से कि पूरा का पूरा ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन हो जाएगा और पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। दूसरा ये कि उनके तेल के ठिकानों पर वो हमला करे। ईरान जो है हर दिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल पैदा करता है, जो कि दुनिया के कुल उत्पादन का 2% है, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला है वो चीन होगा। आपकी डिबेट में भी इस पॉइंट को उठाया गया, उसमें तो बल्कि ये कहा गया, मैं एग्जेगरेटेड मानता हूं कि कितना बताया, 80% 90% चीन खरीदता है, जो कि मैं उसको नहीं मानता हूं। भारत काफी समय तक, अभी पिछले दिनों तक तेल ईरान से खरीदता रहा था। तो कुल मिलाकर जो बातचीत है आशुतोष जी, वो ये है कि अभी तक हम लोगों की बहस में भी, यूट्यूब चैनलों की बहस में भी ये हो रहा था, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों की बहस में,
कि ईरान क्यों चुप बैठा है, ईरान क्यों नहीं जवाब दे रहा है, ईरान क्यों ठंडा पड़ गया, ईरान क्यों कमजोर पड़ गया। अब हम जो बहस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ईरान ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया इजराइल के अंदर, इजराइल को कैसे चुनौती दे दी। ये जो पूरा क्राइसिस है बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड उसमें जा रहा है, गुफा में जिसको कह सकते हैं। और ये अगर रोका नहीं गया तो इसका जो बहुत बड़ा असर होगा वो अमेरिकी चुनाव पर होगा और भारत की इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त असर होगा, जिसको हम अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ दिनों में रिफ्लेक्ट होगा अगर ये चलता रहता है तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा पूरा का पूरा व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे ठप पड़ जाएंगे, पूरी की पूरी चीजें। और ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को इतना एस्केलेट कर देगा कि बहुत सारी चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। बड़े बड़े सुपर पावर्स लगे हुए हैं इसको कंटेन करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना आसान काम है। मोदी जी यूक्रेन का युद्ध तो बंद करवाना चाहते हैं, वो उसमें भूमिका भी अदा कर रहे हैं। उनका अभी कोई बयान आना बाकी है कि मैं बात कर रहा हूँ, नेतन्याहू से भी कर रहा हूँ, ईरान में भी कर रहा हूँ, इस युद्ध को भी मैं रुकवा सकता हूँ। हमको प्रतीक्षा करना चाहिए मोदी जी के बयान की कि वो हो सकता है कि यूक्रेन और ये दोनों लड़ाइयों में कोई भारत की भूमिका बड़ी अदा कर दें। तो आज की चर्चा, आशुतोष जी टाइम थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया, पर आप अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने कुछ ठीक ठाक ही कहा है जी। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।